अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राष्ट्रपति जो है उसके बिहाफ पे जो गवर्नमेंट है वो बजट पेश करती है। कहाँ पर सर? लोकसभा में। एक बात का ध्यान रखेंगे। और बजट जो है वो बहुत एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है सर, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 112, 113, 14 आगे आपको काफी सारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपको बजट से एसोसिएटेड मिलते हैं। बजट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो प्रिपेयर करती है। उनके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक विभाग है सर, जो 5 विभाग है उसमें से एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसका काम है बजट को प्रिपेयर करना। बजट यूजुअली फरवरी जब आता है, 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है पिछले कुछ समय से। और बजट के अंदर कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाने वाला है, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा जाएगा, इसके बारे में बताया जाता है। मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ कि बजट होता क्या है। ठीक है, बजट की प्रक्रिया यही है कि पेश होता है बजट, उस पर डिस्कशन होता है। बजट प्रिपेयर करते समय करीब 3 से 4 महीने पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे मंत्रालयों को लिखता है कि आप अपनी अपनी नेक्स्ट ईयर की आने वाली डिमांड्स बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, जितनी जितनी डिमांड सारे मंत्रालय करते हैं उन डिमांड्स की मंत्रालयों की जो डिमांड है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री एनालाइज करती है और उसके बाद वो एलोकेट करती है। और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को कहा जाता है डिमांड फॉर द ग्रांट्स। ठीक है, डिमांड फॉर द ग्रांट्स का मतलब है कि हर मिनिस्ट्री जो है वो अपना अपना पैसा मांग रही है सर। तो जितनी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं वो सारी की सारी ग्रांट्स बजट के कॉलम में लिस्टेड रहती है कि इतनी डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं। जब बजट एक बार डिस्कशन होता है जनरल, तो सबसे पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स पे क्या होता है सर? डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर क्या की जाती है? वोटिंग की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है। पहला जो काम होता है वो होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग करना। जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग होती है उस समय अगर किसी सदस्य को कोई समस्या है कि इस पर्टिकुलर चीज में इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है, इसको कम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, तो पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर कि वो उनको यूज करके उस बजट को कम ज्यादा करवा सकते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स को। डिमांड फॉर ग्रांट्स जब एक बार बजट में पास हो गई इन द सेंस उस पर वोटिंग हो गई और डिमांड फॉर ग्रांट्स ओके हो गई, उसके बाद आता है आपका अप्रोप्रिएशन बिल। बजट 2 पार्ट में आता है, एक आता है फाइनेंस बिल, एक आता है अप्रोप्रिएशन बिल। तो जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग हो जाती है उसके बाद क्या आता है सर? आपका अप्रोप्रिएशन बिल। और अप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो एक परमिशन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उस पैसे को अप्रोप्रिएट करने की या निकालने की। समझ में आ रहा है? बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट फंड है। इंडिया का सारा टैक्स का मनी जो है आर्टिकल 267 में एन्यूमरेटेड है। सारा का सारा टैक्स का पैसा जो है, टैक्स का पैसा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, सारा किसमें जाता है? सीएफआई में। सीएफआई का जो कस्टोडियन है वो है आपकी पार्लियामेंट। तो अगर आपको सीएफआई से मनी एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको पार्लियामेंट से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले आप डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग करवा लेते हो, इसका मतलब इतना इतना पैसा जो है डीएफजी में जाने वाला है और उस पे सब मेंबर ओके कर दिए। उसके बाद उस पैसे को जो डिमांड फॉर ग्रांट में इन्यूमरेटेड है, उस पैसे को जब आपको निकालना है सीएफआई से, उसकी अब परमिशन ले रहे हो। जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो परमिशन नहीं है। डिमांड फॉर ग्रांट तो सिर्फ मंत्रालयों को जो अलॉट किया जाने वाला है वो वाला पैसा है। तो पहले उस पे आप ओके करवा देते हो। उसके बाद अब आप पार्लियामेंट से में अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आते हो, विनियोग विधेयक जिसको हिंदी में कहते हैं। वो ये परमिशन होती है कि अब हम सीएफआई से पैसा निकालने वाले हैं। जब अप्रोप्रिएशन बिल पे बात होती है उस समय किसी भी तरीके की डिमांड फॉर ग्रांट्स में कट के लिए आप कोई भी मोशन नहीं ला सकते, ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एक बार अगर डिमांड फॉर ग्रांट्स जब सबसे पहले आई है और उस पर डिस्कशन हो रहा है, उस समय आप डिमांड फॉर ग्रांट्स के अंदर अगर कोई कट लाना चाहते हो तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के मोशंस अवेलेबल है। कट मोशन, इकोनॉमी मोशन, पॉलिसी कट, ये अवेलेबल है आपके पास, आप उनको ला सकते हो। बट एक बार जब डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग हो गई सर कि भाई डिमांड फॉर ग्रांट्स पे सब लोगों ने ओके कर दिया है मेजोरिटी ने, और फिर अप्रोप्रिएशन बिल जब आ रहा है, जब परमिशन ले रहे हो सीएफआई से, उस समय आप डिमांड फॉर ग्रांट्स को वापस डिस्कशन में ला नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो फिर क्या होगी सर? एक बार हो चुकी है क्लियर। अब अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर ये परमिशन मांगी जाती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे को निकालना है, अब आप ओके करो। अप्रोप्रिएशन बिल पे होती है वोटिंग। अप्रोप्रिएशन बिल पे वोटिंग हो जाती है, मेजोरिटी यस कर देती है, इसका मतलब पार्लियामेंट ने परमिशन दे दी सर सीएफआई से उतना उतना पैसा निकालने की। सर समझ आए? उसके बाद आपका आता है क्या?
फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल जो होता है, उस फाइनेंस बिल में आप टैक्स रिलेटेड प्रपोजल्स लेकर आते हो कि आपको टैक्स में क्या क्या चीजें करनी है सर। मतलब आप टैक्स बढ़ा रहे हो, टैक्स कम कर रहे हो। एक बात को टेक्निकली आप यही समझ लें सर, कोई भी नया टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। कीप दिस इन माइंड। इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स ऑल टुगेदर, if you want to introduce the new tax altogether, you need the permission of the parliament. The government or the executive on its own cannot introduce a new tax. Getting it, sir? And technically speaking, under the provision of the constitution, the government or executive cannot even increase or decrease or change the rates of taxes. This is also very important to understand. बात समझ आ रही है? बात यह है कि कोई भी नया टैक्स, टाइप ऑफ नया टैक्स, जैसे एग्जांपल के लिए अभी जीएसटी लगा हुआ है, अभी इनकम टैक्स लगा हुआ है, अभी कॉर्पोरेट टैक्स लगा हुआ है, अभी कस्टम्स ड्यूटी लगी हुई है, ये सब टैक्स है सर। ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं, इसमें अगर आपको कोई नया टैक्स जोड़ना है, एग्जाम्पल के लिए आपको नया टैक्स जोड़ना है कोचिंग टैक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस कोचिंग टैक्स को सरकार यूनिलेटरली खुद नहीं ला सकती सर। कोई भी न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, द गवर्नमेंट have to take the permission of the parliament. So it is the prerogative of legislator to allow a new tax or abolish a existing one. Even जो existing one है उसको भी all together abolish करना है तो भी power किसके पास है? Parliament के पास है. First thing. Second thing, if technically speaking, according to the Constitution of India, the executive also do not have any power to change the rates of tax. अगर आपको टैक्स का रेट चेंज भी करना है ना, तो भी टेक्निकली स्पीकिंग पावर नहीं है सर किसके पास? एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है। अगर टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से स्पीक करें सर, बोले उसके बारे में, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर अगर एक बार आप कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट की परमिशन ले लेते हो तो उसके बाद किसी बॉडी को ये वाला जो प्रेरोगेटिव है रेट्स चेंज करने का, वो दिया जा सकता है। बात समझ में आ रही? यू कैन, जैसे एग्जांपल के लिए आप इनकम टैक्स की रेट्स चेंज करना चाहते हो, आप देखते हो हर साल इनकम टैक्स की रेट्स क्या होती है सर? चेंज होती है। ये जो इनकम टैक्स के स्लैब्स चेंज होते हैं ना, ये हमेशा बजट में ही चेंज होते हैं। बात समझ आ रही? बजट के अलावा ये कभी चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ नोटिफिकेशन निकाल के उनकी रेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप ऑल्टर भी नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स, abolition of the existing tax, and even the alteration of the existing tax regime is the exclusive prerogative of the legislature. It's the parliament. Are you getting it? आप उसकी रेट्स भी चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। बट अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है और उस एक्ट के अंदर अगर किसी बॉडी को, यूजुअली वो एक पावरफुल बॉडी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकती है, उस बॉडी को अगर ये राइट दे देती है पार्लियामेंट कि ऑन अवर बिहाफ दे विल डू इट, बात सुन आ रही है, तो फिर उस बॉडी को क्या मिल जाएगा सर? वो अधिकार मिल जाएगा कि वो रेट्स को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अदरवाइज टैक्स की रेट्स को चेंज करना भी किसके पास पावर नहीं है? गवर्नमेंट के पास, एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है। ओके, लेट मी कंप्लीट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज का क्लैरिटी रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स, abolition of any tax, and even altering the rate of taxes is the exclusive prerogative of the legislature or the parliament. First of all, keep this in mind. Okay, it's very important to understand. Second thing is, parliament also have right that it can delegate this to some body. वो दे सकती है किसी बॉडी को। मतलब अगर आप इस तरीके का बिल लेकर आते हैं कि भैया जो रेट चेंज है, वो रेट चेंज का पावर जो है अगर आप किसी बॉडी को डेलीगेट कर देते हो, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर आप कंसेंसस के साथ, तो ऐसा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अंडर आर्टिकल 269 देर इज समथिंग कॉल्ड जीएसटी काउंसिल, 279 आई थिंक इट्स 279, ओके, दैट इज 279A, दैट इज जीएसटी काउंसिल। अब अगर इंडिया में जीएसटी की रेट्स को चेंज करना है या कौन सी कमोडिटी पे को कौन से स्लैब में रखना है, ये पावर अगर ऐसे देखी जाए तो अगर मैं दूध के ऊपर 5% टैक्स है और दूध पे अगर 10% टैक्स लगाना है, तो टैक्स का रेट अगर कमोडिटी पे चेंज करता हूं, इट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ओनली। आर यू गेटिंग इट? बट अंडर द जीएसटी रिजीम, और जीएसटी में जो आपने लॉ पास किए हैं सर, उस लॉ पास करने के अंदर आपने एक एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है और पार्लियामेंट ने उसको ये क्या किया है सर? वर्क डेलीगेट किया है कि वो रेट चेंज करने का, या कौन सी कमोडिटी कौन से स्लैब में आएगी, कौन सी कमोडिटी इस पूरे रिजीम के अंदर आएगी या नहीं आएगी,
ये पावर किसको दे रखी है सर? जीएसटी काउंसिल को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर यू गेटिंग मी? बट स्टिल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स and abolition of the existing tax regime is still the exclusive prerogative of the parliament. Getting it, sir? It's very important to understand. Even a new tax cannot be introduced by state legislature. State legislature के पास भी ये पावर नहीं है कि वो कोई नए टैक्स को क्या कर दे सर? इंट्रोड्यूस कर दे. Even if they want to introduce a new tax, they have to take the permission of the parliament. Getting it, sir? तो ये एक्सक्लूसिवली लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स, abolition of the existing और altering the even the rates of that. Getting it? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी काउंसिल को डेलीगेट किया हुआ है ये काम. तो इट जीएसटी काउंसिल के पास पावर है कि इट कैन चेंज द रेट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू मैंडेट, जो भी उसको मतलब उसकी जो बॉडी है, उसका जो मैंडेट है, उसकी जो पावर है, उसके हिसाब से वो कर सकता है सर. तो अभी करंटली जीएसटी की रेट्स डिसाइड करनी है, कौन करेगा सर? जीएसटी काउंसिल करेगी. किसी कॉमोडिटी को जीएसटी से बाहर निकालना है, जीएसटी काउंसिल. अंदर लाना है, जीएसटी काउंसिल. जैसे आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन जो है 5, ठीक है, वो 5 हाइड्रोकार्बन अभी जीएसटी के रिजीम में नहीं आते सर, आपको पता है, ठीक है. पेट्रोल नहीं आता, डीजल नहीं आता. हाँ, आप बोलिए क्या कह रहे हैं? नहीं, अल्ट्रेशन भी है. हाँ, रीड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. हाँ. हम्म 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 हम्म. नहीं होगा ना. आप यू कैन नॉट चेंज एनी टैक्स रेट, आई एम टेलिंग यू, अनलेस दैट इज प्रोवाइडेड अदरवाइज. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने डेलीगेट कर दिया है, जैसे जीएसटी काउंसिल अभी चेंज करती है रेट्स को, जीएसटी काउंसिल डोंट नीड टू टेक परमिशन, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सर. देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सक्लूसिवली कोई चीज नहीं हो रही होती है. एग्जाम्पल के लिए, आपकी बात की अलग बात बता रहा हूं मैं. एग्जाम्पल के लिए एक्सक्लूसिवली तो नहीं हो रहा है कि जीएसटी काउंसिल को परमिशन लेने की जरूरत है, बट कई बार कॉन्सिक्वेंशियल कुछ क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको कई बार पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ जाती है. डायरेक्टली उनको वो चेंज करने के लिए जरूरत नहीं होती है, पर कुछ और कॉन्सिक्वेंस, जैसे कई बार आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा हुआ लिखा होगा कि अगर ये चेंज हो रहा है, अगर एक पर्टिकुलर पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दी गई है, तो उसके रेस्पेक्टिवली और भी कोई कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस जो होते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं उसके साथ. तो मतलब अगर एक पावर एग्जीक्यूटिव को दी है, तो उससे जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंशियल और प्रोविजन जो बदलेंगे, वो भी कई बार एग्जीक्यूटिव के साथ ही बदल जाएंगे सर. उसके लिए भी पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसा लिखा रहता है कई बार संविधान में. इफ यू विल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली, यू विल गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है. बट इन योर केस, इफ यू वांट टू चेंज इट, यू हैव टू टेक द परमिशन. आपको पार्लियामेंट में मनी बिल पास करना पड़ेगा, बिकॉज आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो सर. टैक्स एसोसिएटेड कोई भी चीज बदलनी है, यू हैव टू टेक परमिशन, अनलेस अदरवाइज दैट इज प्रोवाइडेड. अगर वो अदरवाइज प्रोवाइड की गई है तो. गेटिंग इट सर? तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि तीनों चीज का पावर किसके पास है सर? पार्लियामेंट के पास है, बट उसके पास डेलीगेशन की पावर भी तो है कि वो डेलीगेट कर सकते हैं. जैसे अभी तक जो आपकी इनकम टैक्स की रेट्स है, इनकम टैक्स की रेट्स हर बार कब चेंज होती है? इनकम टैक्स की रेट चेंज होती है जब बजट आता है सर. बजट के साथ ही चेंज होती है, बीच में कभी चेंज नहीं होती. क्या वो बीच में चेंज नहीं हो सकती? हो सकती है सर, बट यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट. यू हैव टू कम अप विद द मनी बिल. बस आई एम मेकिंग चेंजेस, हम स्लैब्स को चेंज कर रहे हैं, बट एक जनरल प्रैक्टिस है कि आप बजट के साथ ही कर देते हैं और उस फाइनेंशियल ईयर के लिए बार बार चेंज नहीं करते, विच गिव्स यू अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी इन योर इकोनॉमी. क्या एक सर्टेनिटी लेती है कि भाई पॉलिसी में सर्टेनिटी है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जरूरी है. गेटिंग इट सर? So what we are discussing the annual financial statement, article 112 के अंदर. The first thing is the budget will come, okay, and budget will come on the behalf of President of India. This you must keep in mind. Annual financial statement का 112 आर्टिकल पढ़ेंगे, लिखाई सबसे पहली बात यही है कि प्रेसिडेंट, ठीक है. So on the behalf of President the budget comes in. This question have already came in the prelims. I think 2024 के prelims में ये क्वेश्चन आया था कि फाइनेंस मिनिस्टर finance minister on the behalf of prime minister. Yes, this was I think statement. There was something confusing statement. The finance minister on the behalf of prime minister put the budget on the floor of the house, something like that. This kind of question. That's not prime minister actually. It is prime minister actually. If you dig deep down, you will get to know it's president actually. Okay, because all the functions
of the central government or every executive function. Okay, every executive function takes in the name of the president of India. ठीक है, चलिए, now the point is कि सबसे पहले बजट आएगा सर, बजट में सबसे पहले डिमांड फॉर ग्रांट से वोटिंग हो जाएगी. if any member have any objection regarding any demand for grants, they can raise the objection. There are certain tools enumerated in the Constitution of India. On the basis of those tools, if they want to diminish a particular demand, if they want an economic cut, if they want a policy cut, there are 3 cut tools in the Constitution itself. So you can use those tools in order to make any change in the demand for grants. Okay, but once the voting have been taken place on the demand for grants and demand for grant has been approved by the Lok Sabha, after that there is a second thing which is appropriation bill, sir. Okay, so appropriation bill is the secondary thing. First thing is the demand for grants. Okay, after demand for grants there is a appropriation bill, and appropriation bill is nothing but it's a permission. It's a permission from the parliament that we want to now extract this amount of money from CFI. Give us the permission for 1 year. Getting it, sir? Not the 1 year actually. Okay, it's conventionally it's a 1 year practice. Okay, so the point is when the appropriation bill is discussed actually, or appropriation bill is put to vote, in that duration you cannot raise any objection on the previously passed demand for grants. Must keep in mind, अगर डिमांड फॉर ग्रांट में कोई बदलाव करना है तो जब डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग हो रही है ना, उस समय उस पर बातचीत कर लो सर. आप कोई भी इकोनॉमी कट, पॉलिसी कट जो मोशन है, वो मोशन एप्रोप्रिएशन बिल पास होते समय नहीं ला सकते, ये ध्यान रखेंगे सर. ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट के टाइम कर लेना, इस पर हमने बात कर ली. अभी अप्रोप्रिएशन बिल परमिशन है, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, देन कम्स द फाइन. एंड व्हेन यू डिस्कस द अप्रोप्रिएशन बिल, एक्चुअली डिमांड फॉर ग्रांट्स पार्ट इज द बिगेस्ट पार्ट. इट टेक्स सो मच टाइम because you are saying that just we are allocating the 10,000 crores to the Ministry of Environment. Okay, because Ministry of Environment is going to start this project, that project. So you have to, enumerate, you have to iterate all the projects. फाइनेंस मिनिस्टर जब 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा शुरू का बजट स्पीच होता है ना, उस बजट स्पीच में एग्जैक्टली शी इज टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोजेक्ट्स. और वो प्रोजेक्ट्स किसके लिए सर? वो प्रोजेक्ट्स हर मंत्रालय के हैं, और इन मंत्रालय के प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए सर? डिमांड फॉर ग्रांट्स. भाई पार्लियामेंट से जब आप परमिशन ले रहे हो तो पार्लियामेंट को बताओगे तो ये काम के लिए चाहिए, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आर ओनली दोस थिंग्स. ओके, हम वही चीजें पढ़ने वाले कि डिमांड फॉर ग्रांट्स में इतना पैसा अलोकेट हो रहा है, कहां खर्च करने वाले, उसमें से सवाल आते हैं सर. संभावना है सीधा बजट से सवाल आए, कम संभावना है. बजट के अंदर जो चीजें एन्यूमरेटेड है या बजट में जिन पे बात हुई है उसके पेरिफेरल चीजों से सवाल आने की संभावना है. ओके, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनेंस बिल. और फाइनेंस बिल जो है उसके अंदर आप बताते हैं कि काइंड ऑफ इफ यू वांट, यू आर मेकिंग एनी चेंजेस इन द टैक्सेस, व्हाट वुड बी द टैक्स रेट्स. आप कोई भी बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप इवन इसके अंदर जीएसटी वाली चीजें भी ला सकते हैं सर, क्योंकि जो बदलाव लेजिस्लेचर के अंडर ही होगा वो तो होगा ही सर. अगर रेट चेंज सिर्फ डेलीगेट किया जीएसटी काउंसिल को तो उतना ही कर पाएगा, मतलब अपने मैंडेट से बियॉन्ड तो जीएसटी काउंसिल भी नहीं जा पाएगी. ये चीज का ध्यान रखना. मेजर एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है सर? इट्स विद द पार्लियामेंट. ओके सर, यू गेटिंग इट? तो दिस इज हाउ द बजट प्रोसेस टेक्स प्लेस, एंड देन फाइनेंस बिल पे वोटिंग हो जाती है, बजट पास हो जाता है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इस साल का जो बजट आया था, थोड़ा सा लेट हो गए हम क्लास में बिकॉज हमारी करंट की दूसरी क्लासेस चल रही थी. उस बजट में क्या क्या चीजें आई हैं सर? ठीक है, हम इसको पॉसिबली 7 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, 7 to 8 चैप्टर्स, 7 चैप्टर्स हैं. आज का हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज द मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी, यू नो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी. ठीक है, वी विल ट्राई कि हम जो कंसेप्चुअल पार्ट है अलोंग विद द जो आपका डायनेमिक पार्ट है, उन दोनों को साथ लेके चले. वी विल ट्राई टू फिनिश इट. अगर हमें 1.5 घंटे की एक क्लास या 2 घंटे की एक क्लास मिलती है रोज, इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 6 days, लेट मी टेल यू. ओके, बिकॉज हम सिर्फ बजट के प्रोविजन नहीं पढ़ने वाले, हम बजट को पेरिफेरली भी टच करने वाले हैं. कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी उस पर बात करेंगे हम लोग. ठीक है, सो द मैक्रो इकोनॉमी, यू नो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी मींस इट्स मोटा मोटी पूरी इकोनॉमी. ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जब मेजर हेड्स जो है इकोनॉमी के अंदर, हम उन पे बात करने वाले हैं, स्पेसिफिक सेक्टर पे अभी नहीं जाएंगे. मैक्रो इकोनॉमी. सो वी विल डिस्कस द कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट, विल डिस्कस द फिस्कल कंसोलिडेशन एंड द सब्सिडी डायनामिक्स, बिकॉज वो हमारी
मैक्रो इकोनॉमी का बहुत मेजर पार्ट होता है। तो विल डिस्कस द कैपिटल एक्सपेंडिचर। वी नो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो दो अकाउंट्स में डिवाइड होता है सर, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। वी नो रेवेन्यू अकाउंट इज फॉर द डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, एंड द कैपिटल अकाउंट इज फॉर द कैपिटल क्रिएशन और द लार्जर एसेट क्रिएशन। हम पिछले 5 से 6 साल से देख रहे हैं, या पॉसिबली करीब 5-6 साल से तो देख ही रहे हैं कंटिन्यूसली, दैट दिस गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग द अमाउंट इट इज प्रोवाइडिंग टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार पिछले 5 से 6 साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू क्या कर रही है सर, बढ़ा रही है। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एब्सोल्यूट एलोकेशन बढ़ रहा है, प्रोपोर्शन टू जीडीपी जो है वो भी चेंज हुआ है, बट उसमें अभी रिसेंटली थोड़ा सा डाउन भी आया है। ध्यान रखना, दो बातें हैं, क्लैरिटी रखना। एब्सोल्यूट जो नंबर है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, पर जो इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी है वो भी रिसेंटली थोड़ा सा डाउन आया है कि जीडीपी के प्रोपोर्शन में कितना आप खर्च कर रहे हो, 3.1 कर रहे हो, 3.2% कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। ट्रेंड पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, सो लेट्स लुक इनटू इट। ओके, the first would be the capital expenditure, second will be the fiscal consolidation. Now what is fiscal consolidation? We know that there are so many deficits. Okay, हम बजट पढ़ते हैं तो बजट में हमारा रिसीट पार्ट है, पैसा आएगा कहां से, एक्सपेंडिचर पार्ट है, पैसा जाएगा कहां पे, एक्सपेंडिचर माइनस आप रिसीट करते हो तो आपको डिफिसिट मिलते हैं। हमारे पास 3 से 4 मोटे मोटे डिफिसिट हैं सर, फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है सर, बजट डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट है। ये 4 बड़े डेफिसिट्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं क्लास में इनकी। डेफिसिट मतलब घाटा है सर, ठीक है। वी नो दैट इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ एक्सपांशन, ओके, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। कोई भी डेवलपिंग कंट्री है पाथ ऑफ एक्सपांशन पे जाएगी तो उसके ऊपर लोन रहेगा सर, हमने क्लास में बात करी है इसके ऊपर कि लोन रहेगा सर, ठीक है। आप अगर 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो या 30,000 रुपए महीना कमा रहे हो, है ना, और बचा 10,000 रुपए रहे हो, आप अगर सोचोगे कि मैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख का घर बना लूं, नहीं बना पाओगे। हमने एग्जाम्पल लिया था इसका क्लास में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा सर, लोन लेना पड़ेगा। आज कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो वर्किंग पर्सन है और घर बना रहा है या गाड़ी ले रहा है, तो देखोगे गाड़ी फाइनेंस हो रही है सर, गाड़ी किस पे जा रही है सर, लोन पे जा रही है। इसका मतलब अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो घर वो बना रहा है वो 20 साल के लिए लोन पर है। इसका मतलब वो 20 साल उसमें गुजार लेगा, उसकी बेटी की शादी कर देगा उस घर में, स्टिल उसका मालिकाना हक उस घर पे अभी तक भी किसका है सर, उसी बैंक का है, क्योंकि पेपर्स अभी तक ट्रांसफर नहीं थे। जब तक आपकी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो खत्म नहीं होगी और लोन पूरा क्लोज नहीं होगा, तब तक आप ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगी सर। समझ आ रहा है, मोटा मोटी फाइनेंस में यही होता है। इसका मतलब ओनरशिप आपके पास नहीं है, स्टिल यू आर एंजॉइंग एंड रिजाइडिंग इन दैट होम फॉर 20 ईयर्स। ये संभव है बिकॉज ये सिस्टम इस तरीके से चलता है सर, ये फाइनेंस का सिस्टम इस तरीके से चलता है। तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, आप एक्सपांसिव मोड में जा सकते हो, आप एसेट क्रिएट कर सकते हो, आप एसेट क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट द एसेट, बशर्ते कि आप डेफिसिट में चलो, बशर्ते कि आप डेफिसिट में चले सर। मतलब आपकी इनकम अगर 50,000 है बट आपकी लायबिलिटी अगर चेक करोगे तो पता चल रहा है कि 20 लाख का लोन सर पर है तो क्रेडिट, जिंदगी किस पे चल रही है, क्रेडिट पे चल रही है। तो जो, और ये किसके साथ होता है, मिडिल क्लास पर्सन के साथ होता है, बड़े लोगों के साथ ये चीज नहीं होती। जो लोग रिच टाइप के हैं या फिर जो लोग क्या हो चुके हैं सर, अपर क्लास में आ गए हैं फाइनेंशियली, उनके साथ ये होता है कि लोन लेके कर, नहीं, वो लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं। आप उनकी कंपनी के ऊपर लोन देख लोगे बट उसकी पर्सनल लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी सर। इंस्टीट्यूट के ऊपर लोन है, उसके ऊपर नहीं है सर। जबकि इंडिविजुअल के पास क्या होता है सर, उसके खुद के ऊपर लोन होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो जो बड़ी कंट्रीज होती है नॉर्मली लोन तो इंटरनेशनल रिलेशन में देखोगे या इंटरनेशनल फाइनेंस में देखोगे तो सारी कंट्री पे लोन होता है ना, एक ग्लोबल डेट है सर पूरा का पूरा। चले, तो डेवलपिंग कंट्रीज पे लोन होना निश्चित है सर। हम बात कर रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन की। भारत में या पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है किसी भी कंट्री की फिस्कल हेल्थ चेक करने का या एग्जैक्टली उसकी मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ चेक करने का, वो होता है फिस्कल डेफिसिट। 4 डेफिसिट में से सबसे अच्छा किसको माना जाता है, फिस्कल डेफिसिट। बट ऐसी कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है या फिस्कल डेफिसिट पे ही चलो। जैसे लास्ट ईयर से पहले भारत की जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल डेफिसिट को ही अपना की एंकर मानती थी इकोनॉमी का, फिस्कल डेफिसिट को, कि भारत की गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि फिस्कल डेफिसिट को मैं कैसे क्या कर पाऊं सर, रिड्यूस कर पाऊं। जब आप अपने ऊपर जो घाटा है सर, उस घाटे को कम करने की कोशिश करते हो, उस टर्म को कहा जाता है फिस्कल कंसोलिडेशन, मोटा मोटी, ठीक है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप अपने ऊपर जो डेफिसिट है, तो डेफिसिट को क्या करना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो। आप अपनी लायबिलिटीज को एक्चुअली क्या करना चाह रहे हो,
कम करना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज जब ज्यादा होती है ना, तो सिंपल सी बात है कि आपके रेवेन्यू डेफिसिट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपकी लायबिलिटीज को पे करने में चला जाता है। कीप दिस इन माइंड। अगर आपके ऊपर लोन है, उस लोन को पे करोगे, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो एक बड़ा पार्ट आपके रेवेन्यू डेफिसिट का किसमें चला जाएगा सर? आपकी प्रीवियस लायबिलिटीज को पे करने में। तो और अभी जब रेवेन्यू का पार्ट आपका कहां चला गया सर? लायबिलिटीज को पे करने में चला गया, इसका मतलब रेवेन्यू तो इनएविटेबल है सर, रेवेन्यू पार्ट तो निभाना ही पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां से करोगे फिर? कैपिटल एक्सपेंडिचर से। समझ में आ रहा है सर? तो कैपिटल अकाउंट अगर सरप्लस में चल रहा है फिर भी आप इधर उधर करके उसको जुगाड़ोगे सर, क्योंकि रोटी तो खानी पड़ेगी, घर में सोफा भले ही ना हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इट हैपेंस। तो फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो इस तरीके का है कि आप अपनी प्रूडेंस यूज करके अपने डेट को कम करने की कोशिश करते हो। डेफिसिट कम कैसे होगा भाई? आपका डेफिसिट होता क्या है? एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट। रिसीट मतलब पैसा आज 100 रुपए रहा है, खर्च 120 कर रहे हो, डेफिसिट कितना है? 20 रुपए। समझ गए? अब इसको कम करना है, मैं कह रहा हूं इस 20 रुपए को कम करो अगले साल। कैसे कम करोगे? या तो इसको 120 कर दो और इसको 120 रखो, तो बराबर बराबर है ना। रिसीट बढ़ा दो और खर्चा क्या कर दो? उतने रिसीट बढ़ा दे, खर्चा नहीं छेड़ा तो भी चलेगा, बराबर रख दिया। या फिर रिसीट अगर नहीं बढ़ा सकते तो खर्चा क्या करो? कम करो। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक हम इसको फिस्कल कंसोलिडेशन कहते हैं। हमारे पास एक एक्ट है 2003 का, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM। वो एक्ट बना बट वो इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री के अंदर सबसे इनइफेक्टिव एक्ट रहा है सर आज, ठीक है। पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया बट सरकार जो है वो हर बार उसको अमेंड कर करके उसके टारगेट को क्या कर देती है? चेंज कर देती है, टारगेट ब्रीच हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट रेंज में आ ही नहीं पाता, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक नई प्रैक्टिस करी सर। लास्ट ईयर के बजट में, हमने क्लास में बजट पढ़ा था लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने जो की एंकर है जो हमारी फिस्कल हेल्थ को बताएगा, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतने साल हम चल रहे थे किस पे सर? फिस्कल डेफिसिट पे, कि हम फिस्कल डेफिसिट को देख के बता देते थे कि कंट्री का इकोनॉमी कैसा है। भारत फिस्कल डेफिसिट को ही टारगेट करके अपनी सारी की सारी पॉलिसीज जो होती थी, एंकर था वो फिस्कल, समझ रहे हो? मैक्रो इकोनॉमिक एंकर, एंकर समझते हो ना? एंकर मतलब उसके आधार पे सारी चीजें उससे जुड़ी रहती है। आपने उसको चेंज कर दिया, आपने फिस्कल डेफिसिट को हटा दिया और उसकी जगह क्या लेकर आ गए सर? अभी नया इंडिकेटर आया है, दैट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। हम इस पे बात करेंगे, डेट टू जीडीपी रेशियो अभी आएगा नीचे में, समझ आया? तो अभी आपने चेंज कर दिया, बट अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो से भी कर रहे हैं तो फिस्कल कंसोलिडेशन तो कर ही रहे हैं सर। आ रहा समझ में? एंड थर्ड इज योर सब्सिडी डायनामिक्स। भारत में सब्सिडी का बहुत बड़ा बर्डन है सर, ठीक है, काफी बड़ा बर्डन सब्सिडी का है भारत में। आपने देखा होगा कि हमारा फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी जो है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है सर। फूड सब्सिडी आप जानते हैं सर, है ना, हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा है उसमें जो डिफरेंस हम पे करते हैं दैट इज योर फूड सब्सिडी, ठीक है सर। और इस सब्सिडी से इंडिया पे, क्योंकि 67% इंडिया की पॉपुलेशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर क्या कर रही है सर, है ना, बेनिफिट ले रही है, चाहे वो एपीएल है चाहे वो बीपीएल है, दोनों ले रहे हैं सर। 50% urban population, 75% of rural population. On an average, the 67% population of India is reaping the benefit of National Food Security Act. So somewhere this subsidy burden is huge, nearly 2.5 lakh करोड़, करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, करीब करीब, ठीक है। और इतने ही करीब करीब है आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी सर, है ना। तो हम उस पर भी बात करेंगे, जो सब्सिडी डायनेमिक्स है, विल टॉक अबाउट दिस, कि हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रैशनलाइज दिस सब्सिडी डायनेमिक्स without disrupting the demand side of the economy. It's very important to understand. Okay, you cannot make austerity measures in such a way that suddenly your macroeconomy collapses. Okay, you have to be very careful while while withdrawing any benefit or any any advantage you are providing to the people of India. That how many people are involved in this. If 67% of the population of the country is reaping the benefit of National Food Security Act, you cannot suddenly go and take an austerity measure in for the sake of the fiscal consolidation and say that no, now APL people would not able to take the benefit of this. What will happen suddenly you will see that BPL people are only 20-25%, right? 50% of population, nearly 40-45% of population will be out of the net of this National Food Security Act. What will happen? Suddenly people have to buy it. That net disposable income will in other way around adversely impacted. The demand side of the economy will be highly impacted. Okay, so you cannot do the blatant measure something like this. You have to be very much careful. You have to use your fiscal prudence. Okay, so the subsidy dynamics we'll discuss. Okay, so let's start. What is the first topic of
macro economy today. The first topic is the center's capital expenditure thirst. Okay, we know what is capital expenditure and what is the what is the revenue expenditure. We know the difference. Okay, if you want to know the difference, there is a detail. Okay, the capital expenditure, the conceptual framework. What is capital expenditure? Capital expenditure is the government spending on the acquisition or creation of physical and financial asset that enhances the economic productive capacity over multiple years. Most important part aspect of the capital expenditure is it have the multiplier effect. What is multiplier effect? Multiplier effect is if you are putting 1 rupee as input, you will get 3 as output. So ultimately the capital expenditure multiplies your output. Getting it, sir? Whatever you are putting in, it will either double it or triple it, sir. So it is called multiplier effect, but it doesn't have, we don't have the same case with the revenue deficit, where revenue expenditure is like खा पी के खत्म हो जाता है वो वहीं पे, ठीक है, मतलब वो वहां पे डिमिनिश हो जाता है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट गिविंग यू एनी मल्टीप्लायर इफेक्ट. इट गिव्स यू मल्टीप्लायर इफेक्ट इन अदर वे अराउंड, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट रेवेन्यू वाला पार्ट नहीं देता आपको, कैपिटल वाला पार्ट देता है, ठीक है. और कैपिटल वाले पार्ट के बहुत सारे फायदे हैं. अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में मनी पुट करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एग्जांपल के लिए आपने लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम करनी है सर, है ना, आपने ट्रांसपोर्ट में पैसा डाला. जैसे इसमें अभी देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा करीब 65% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है कैपिटल एक्सपेंडिचर का 65% वो एक सेक्टर को गया है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है. और उसमें 2 सेक्टर को सबसे ज्यादा गया है उसके अंदर भी, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड द रेलवे ट्रांसपोर्ट. करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए, 3.25 लाख करोड़ रुपए करीब करीब एक्सक्लूसिवली रोड सेक्टर को गया है. और इतना ही करीब इससे थोड़ा सा कम जो है रेलवे सेक्टर को गया है, ठीक है. दैट इज हाई अमाउंट ऑफ मनी. नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग बाय इन्वेस्टिंग इन दीज सेक्टर्स. क्यों रेलवे में और इसमें इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट? व्हाट इज द अल्टीमेट? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम इज द टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स का मतलब जानते हो? लॉजिस्टिक इज अ मूवमेंट एक्चुअली, ठीक है. आपकी गुड्स का जो मूवमेंट है वो इंडिया में इतना स्लो है सर एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस. कहते हैं ना किसी भी कंट्री की अगर आपको डेवलपमेंट देखनी है तो वहां की सड़कों को देख लो, ऐसा कहते हैं. तो क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि सड़कें आपको बताती है कि वहां की इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम करेगी. लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में बहुत क्या है सर? ज्यादा है सर. इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं सर, ताकि एक कॉरिडोर ऐसा रहे रोड का या रेलवे का कि भैया उस पर क्या रहे सर, सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही क्या कर रहे हैं सर, जा रहे. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो. डेडिकेटेड मतलब सिर्फ फ्रेट जाना चाहिए उस पर, वो माल वाहन के लिए ही है सर, ठीक है. अगर आपका गुड्स जो है वो 4 दिन में पहुंचना चाहिए और 6 दिन 8 दिन में पहुंचना है, अल्टीमेटली दैट विल एडवर्सली इंपैक्ट योर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव क्या करता है सर? सीधा सीधा इंपैक्ट करता है. तो लॉजिस्टिक्स पे गवर्नमेंट इसलिए सबसे ज्यादा क्या दे रही है सर? ध्यान दे रही है. और रेलवे और रोड दोनों पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सर, ठीक है. और लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट अगर बेटर रहता है तो इट डजंट एक्चुअली क्राउडिंग आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इट अल्टीमेटली क्राउडिंग इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. Okay, there is a misconception in the economy that some people get confused that when government is spending more and more in the capital expenditure, it means government is taking more and more money from the market. No doubt, if government is taking more money from the market, there will be less money available for the private people. The simple impact of this would be the crowding out of the private players from the market, because private player will have no money or less money, so they will invest less. But it doesn't work like this only. Okay, after a certain threshold you will get to know that if government is spending more on the infrastructure logistics sector and the capital expenditure, what will happen? It will ultimately improve your logistics sector, which is now infrastructure. Logistics have the tag of infrastructure now. So logistics sector will improve, it will reduce the cost of logistics, and it will ultimately help the industries, it will incentivize them. Now we can invest more, ठीक है भाई. सिंपल सी बात है, अगर शहर जो है वो गांव से एकदम तबाचट सड़क से जुड़ा हुआ है सर, कि भाई 4 घंटे की बजाय अब ना 1 घंटे में काम हो रहा है और एकदम साफ सुथरा रोड है, बढ़िया सड़क है सर, नो डाउट एक इंडस्ट्री जो वहीं पे खुलने के लिए बाउंडेड थी, अब वो दूसरी जगह भी खुलने के लिए रेडी है, क्योंकि उसको पता है कनेक्टिविटी अच्छी है, टाइम लगना नहीं है. बात समझ आ रही? तो ये कहीं ना कहीं इसका जो रिपल इफेक्ट है वो जो अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन है उस पर भी पड़ेगा सर, कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा. इट विल अल्टीमेटली कनेक्ट द होल इकोनॉमी. गेटिंग इट? तो ये प्राइवेट प्लेयर के लिए इंसेंटिव है रादर देन कि उनको डीरेल कर देगा.
नहीं करेगा, समझ रहे कि वो उनको और प्रमोट करेगा कि भैया और ज्यादा किसमें इन्वेस्ट करें सर, और ज्यादा हम इन्वेस्ट करें, प्राइवेट प्लेयर और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा रादर देन कि वो क्राउडिंग आउट हो जाए। ओके, नो डाउट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मार्केट से ही पैसा एक्सट्रैक्ट करेगी तो अगर इतना ड्राई अप हो जाएगा मार्केट की पैसा ही नहीं बचेगा तो समस्या आ जाएगी, वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। So it will ultimately have the crowding in impact for the private players. Getting it, sir? So capital expenditure, you will invest on highways, railway networks, the power generation, you know, electricity production. Infrastructure generate करने में दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, इसका multiplier effect है, but it also have a gestation period. It also have a period of gestation. Gestation means कि till the time the जब तक बिल्डिंग बनेगी नहीं तब तक आउटपुट देगी नहीं, जब तक सड़क पूरी कंप्लीट होगी नहीं तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, जब तक फ्लाईओवर बनेगा नहीं तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, बनने में 6 महीने लगेंगे। दिस 6 months is the gestation period. The day you put your first brick and the day the first vehicle run on it, is the duration between it is your gestation. तो gestation होता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर में, but that gestation ultimately covered up when it started to giving you return. Getting it, sir? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पावर जनरेशन, you know, अभी currently we are nearly 50% of our electricity production is coming from the thermal power. Okay, nearly 50%. We need to reduce it in the over the period of time. We have to reduce it because there is a limitation of coal. We cannot extract. ठीक है, हम कितना एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास भी खत्म हो जाएगा। ओके, नॉन रिन्यूएबल है ना सर, खत्म होगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। यू नो, इन इंडिया देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ कोल। ओके, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, स्पिट, you know. Anthracite is one of the coal which is of the best quality. India have least of it. India have most of India's coal is pit. Okay, which doesn't have the high, I think calorific value is the right word. I don't know. Okay, okay, okay. I don't know. Okay. Ultimately वो लेट तक बर्न नहीं होता और उतनी एनर्जी नहीं होती उस कोयले के अंदर जितनी एंथ्रासाइट में होती है। इंडिया इंपोर्ट करता है कोल, ठीक है। अब आपके थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कोयला चाहिए सर, कोयला हो जाएगा खत्म, कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर एनर्जी कहां से बनाओगे सर? इट मींस यू मस्ट इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर्स, नो डाउट इन द रिन्यूएबल सेक्टर। सोलर, you have invested adequate amount of money in the solar, you are still investing, but solar have its limitations. Okay, in other or every non renewable have its limitation. Okay, there is one very good domain which is very little explored by India till now, and that is your nuclear energy. We must invest in the nuclear energy, sir. We must invest. There is a huge amount of energy. Okay, India have adequate amount of thorium, sir. Okay, India have adequate amount of thorium and some other things. Okay, तो न्यूक्लियर पावर को इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए सर, है ना। अभी शांति बिल जो आया है उसके अंदर इंडिया ने क्या किया है सर, ओपन अप किया है सर। हमने कहा है कि भैया प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब इसके अंदर आ सकते हैं, इवन एफडीआई भी हमने क्या कर दिया है, अलाउड किया है सर। तो काफी कुछ बदलाव अभी आने वाले टाइम में देखने को, हमको न्यूक्लियर एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट तो और कहीं से पूरी होने नहीं वाली, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है सर। अब आपने बोल दिया सर चलो ठीक है, वो इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे, अभी इधर आते हैं, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम्स लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, एड्स टू द गवर्नमेंट्स एसेट्स बेस and generates return. So there are two important aspects. One is the immediate return it gives you. It gives you immediate return because when you start a flyover project, what will happen? Everything whatever required in order to make that flyover as input, उसकी डिमांड बढ़ेगी सर, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, ईटों की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी सर, इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो भी इनपुट में लगेगा, स्टील की डिमांड बढ़ेगी सर, है ना, लोहे की डिमांड बढ़ेगी, हर वो चीज की डिमांड क्या होगी सर, बढ़ेगी सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इमीडिएट रिटर्न तो ये देता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा सर, तो ये इमीडिएट रिटर्न है सर, है ना। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में एसेट क्रिएट तो कर ही रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन बोथ वे। ओके, दैट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। हाई फिस्कल मल्टीप्लायर मीनिंग ईच रुपी स्पेंड जनरेट्स मोर देन 1 रुपी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप 1 रुपया डालोगे वो उसको 2.5 रुपए 3 रुपए में कन्वर्ट करके आपको देगा, ठीक है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट इन द कंस्ट्रक्शन, बूस्ट डिमांड फॉर द सीमेंट, स्टील एंड मशीनरी, इंप्रूव द लॉजिस्टिक्स,
efficiency for the business and attract the private investment through better connectivity. हुआ ना, अगर आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो रहा है, कनेक्टिविटी बेटर हो रही, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगा सर. गेटिंग इट? Studies suggest that infrastructure capex has multiplying ranging from 1.5 to 2.5 in the Indian context. Keep this in mind. 1 रुपया डालोगे तो भारत में 1.5 से 2.5 रुपये तक वो आपको रिटर्न देता है सर. गेटिंग इट सर? मतलब उतना वो रिटर्न आपको देगा सर. सिग्निफिकेंटली हायर देन द रेवेन्यू सब्सिडीज. रेवेन्यू सब्सिडीज तो क्या कर रही है सर, है ना, 28 रुपए का चावल 2 रुपए में मिल जा रहा है ना, ठीक है, खा पी के निकल गए, खत्म, दैट्स इट. मतलब पॉइंट इज कि अगर वो व्यक्ति, नो डाउट ऐसा नहीं है कि वो भाई उसका खाना खाना भी तो जरूरी है, सिंपल सी बात है ना, पर उसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना. उसकी सर्वाइवल की बात तो हो रही है ना, जरूरी है ना वो भी तो यार. रेवेन्यू वी नो, रेवेन्यू दैट ऑपरेशनल कॉस्ट है रेवेन्यू, तो सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट पेमेंट. अब ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट आया सर, जो डेट आप पहले ले चुके हो. अब अगर आपका रेवेन्यू रिसीट कर भी रहे हो आप, आपका रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, टैक्सेस होते हैं, आपको टैक्स में मनी मिल भी रहा है, बट वो टैक्स की मनी का भी बहुत सारा पैसा आपको अपने पुराने लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट में या फिर इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है, प्रिंसिपल पेमेंट में. तो कहीं ना कहीं दैट्स नॉट अ गुड साइन. इट मींस यू नीड टू रिड्यूस योर डेट ऑल्सो. आपको ग्रेजुअली क्या करना पड़ेगा, अपने डेट को कम करना पड़ेगा. प्राइमरी डेफिसिट का कंसेप्ट होता है, ठीक है. आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेट को कम करना पड़ेगा. अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जाओगे तो डेट तो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. यू हैव टू रिड्यूस योर डेट ऑल्सो. और इंटरेस्ट पेमेंट तो ऑब्लिगेशन है, सो इंटरेस्ट यू हैव टू पे, बट यू हैव टू ऑल्सो रिड्यूस योर डेट ग्रेजुअली. डेट रिड्यूस नहीं करोगे तो क्या मतलब हो जाएगा, वो सस्टेनेबल डेट हो जाएगा, फिर तो अनसस्टेनेबल डेट हो जाएगा. मतलब चलते जाओ, है ना, खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ. सुना है ना, एक ऐड आता था ना, सब्सिडीज, पेंशंस, ठीक है, एंड रूटीन मेंटेनेंस व्हाइल नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट फंक्शनिंग. ये तो सांस है सर, समझ रहे हो, ये हवा है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं करोगे ना तो कैपिटल नहीं कर पाओगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बहुत जरूरी है. जिन पे रेवेन्यू हो रहा है ना, एक्चुअली उन्हीं के लिए कैपिटल बना रहे हो, समझ रहे हो, बना उन्हीं के लिए रहे हो. कैपेक्स टू रेवेन्यू रेशियो, विल रीड अबाउट इट. आई थिंक फ्यू डेज बैक इन द करंट अफेयर्स क्लास वी डिस्कस्ड इट. कैपेक्स टू रेवेन्यू. आपको याद है, बताया था कुछ दिन पहले कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंडिया का और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, भारत का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई थिंक इसी बजट में आएगा, करीब 43 लाख करोड़ रुपीस है. 43 लाख करोड़ भारत का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लास्ट ईयर का, और करीब 10 लाख करोड़ भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर है. सोच के देखो 4 गुना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है. मतलब रोटी बाटी में एक पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है. 40 रुपए आप किस पे खर्च कर रहे हो, बच्चों की फीस, स्कूल, खाना पीना, ये सब पे चल रहा है, ठीक है, राशन में. और 10 रुपया बस आप किस पे खर्च कर रहे हो, भविष्य में बचत के लिए, कि भाई घर बनाने के लिए बचत होगी. 40 रुपए कहां खर्च हो रहा है सर, और होता ही है, नो डाउट अबाउट इट, होता ही है. 40:10, मतलब अभी 4:1 का रेशियो है इसका, रेवेन्यू और कैपिटल का. हमको इसको क्या करना है सर, रेवेन्यू और कैपिटल के रेशियो को क्या करना है, कम करना है. कैपिटल के को बढ़ाना है, रेवेन्यू वाले को कम करना है, ठीक है सर. चले, समझ आया. चलो, अब इस बजट में आया क्या है सर, सेंट्रस कैपिटल एक्सपेंडिचर थर्स्ट की कैपेक्स अलोकेशन. देखो, मैं डेटा नहीं आता एग्जाम में, डेटा नहीं पूछा जाता है, ठीक है. एक आध कोई क्वेश्चन डेटा का पूछ लेता है तो हम डेटा याद नहीं कर सकते, सिंपल बात है. ठीक है, क्योंकि बहुत डेटा है, ठीक है. डेटा कहां से याद करोगे, डेटा याद नहीं कर सकते, ठीक है. जो बस इसमें लिखा है वो याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है. कैपेक्स अलोकेशन हुआ है 26 वाले का, 26 मतलब पिछले साल वाले का है, अभी 27 वाला चल रहा है बजट, ठीक है, 26-27. 10.96 लाख करोड़ रुपए ये कैपेक्स टोटल अलोकेट किया था. कब, पिछले साल. देखो, एलोकेशन अलग होता है, टोटल एक्सपेंडिचर अलग होता है. कई बार आप जितना एलोकेट करते हो उतना खर्च नहीं कर पाते. ऐसे आए बाय थोड़ी खर्च कर दोगे, नहीं, प्रॉपर उसकी क्या होती, प्रक्रिया होती है सर, है. आए बाय खर्च आप नहीं कर सकते. आपको एक चीज और बता देते हैं कि जितनी डिमांड फॉर ग्रांट, जैसे एग्जांपल के लिए ये पूरा वॉल्ट है सर, इस वॉल्ट में से पैसा निकालना है. मैं पार्लियामेंट हूं, तुम सरकार हो. तुम लोग डिमांड फॉर ग्रांट लेकर आए, मैं पार्लियामेंट हूं, अप्रूव कर दी. तुम लोग अप्रोप्रिएशन बिल लेकर आए, अप्रूव कर दिया, ठीक है.
और तुम लोगों ने अप्रोप्रिएशन बिल में मांगा 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, अप्रूव हो गया ना, वॉल्ट क्या हो जाता है, 1 साल के लिए वॉल्ट खोल दिया है, बट लिमिट है, यहाँ काउंटिंग चल रही है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा निकाल नहीं सकते सर, 10 लाख करोड़ ज्यादा निकाल नहीं सकते, खड़ा है, ठीक है, साल कंप्लीट होने वाला है पूरा का पूरा। अगर 1 फरवरी तक का ही टाइम है, मान लो 1 फरवरी तक ही टाइम रहता है, क्योंकि बजट जिस दिन पेश होता है उसी दिन से टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यूजुअली सॉरी 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक, 31 मार्च तक का टाइम है 10 लाख करोड़ निकालने, निकाल लो। अब पूरे साल में सरकार पैसा तो खर्च कर ही रही है, एलोकेट कर रही है ना, करती रहती, पर एलोकेशन ऐसा नहीं कि एक साथ सबको दे देते, जिस जिस तरह प्रोजेक्ट आ रहा है पैसा ऐसे ट्रकों भर भर के थोड़ी ले जा रहे हैं यार, पैसा तो वहीं रखा हुआ है, ठीक है, और वहां भी क्या हुआ, एक कोई बड़ा सा बंगला भर के थोड़ी रखा है कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया, ये तो अकाउंट है एक सरकार का, समझ रहे हो, पैसा रखा है कुल मिला के, कस्टोडियन इसकी कौन है, पार्लियामेंट। 10 लाख करोड़ अलाउ कर रखे हैं सर, अगर आप 31 मार्च तक 10 लाख करोड़ रुपए क्या नहीं करोगे सर, नहीं निकालोगे, 31 मार्च तक अगर आपने नहीं निकाला, तो मान लो 8 लाख करोड़ निकाले, 2 लाख करोड़ आपने नहीं निकाले, तो ये पार्लियामेंट जो है वो आपको अलग से आपके लिए 2 लाख करोड़ रुपए बाहर निकाल के सरकार को ऐसे नहीं देगी सर, वो कहेगी तुम्हें बोला था खर्च करने के लिए, खोला था तिजोरी, ले गए नहीं, चलो बंद कर दिया, बस खत्म हो गया। इसका मतलब अगर आप पैसे को खर्च नहीं करते, एस्टिमेटेड जितना दिया, वो आगे क्या नहीं होता है सर, आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो सरकार को नहीं मिलेगा सर, आपको उसी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में क्या करना है सर, उसको खत्म करना है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो यहां एक कंसेप्ट निकल के आता है मार्च रश, क्या बोलते हैं उसको, मार्च रश, ठीक है, जैसे ही 28 फरवरी आती है और मार्च लगता है, तो हर मंत्रालय देखता है कितना बच गया भाई, कितना अलाउ कर रखा है, पर्यावरण मंत्रालय को पता चला कि 8,000 करोड़ अलाउड है, खर्च कितना किया है, 4,000 करोड़ है, पूरे साल में 4,000 करोड़ खर्च किए, 4,000 करोड़ बचा हुआ है, अब करो खर्च। ऐसा नहीं कि 4,000 करोड़ को खर्च कर देंगे 1 महीने में, ठीक है, बट हाँ वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट जो है उसको क्या करें, निकाल लें और खर्च कर दें, एलोकेट करा दे, एक बार एलोकेशन हो जाएगा ना एक बार, उसके बाद आप निकाल लोगे, बात समझ आ रही है, एलोकेशन नहीं होगा तो बात अलग है, तो दैट्स द पॉइंट। इसको कहते हैं मार्च रश, कि मार्च आता है ना, मार्च के महीने में हर मंत्रालय का खर्चा देखोगे ना, धमाधम धमा चौकड़ी मचा देते हैं वो, है ना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना होता है, खर्च होता है ना, ठीक है, इट इज कॉल्ड मार्च रश। तो ये टोटल एलोकेशन था, बट कई बार एलोकेशन जो है उसको भी आप खर्च नहीं कर पाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिमांड फॉर ग्रांट्स अगर मिली है इस मंत्रालय को, वो अपना पैसा ट्रांसफर उस मंत्रालय को नहीं कर सकता, इट्स इंपॉर्टेंट, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या मिनिस्ट्री के अंडर वो डिमांड एलोकेट हुई है, उसी मंत्रालय को वो मिलेगा पैसा, वो मंत्रालय उस पैसे को किसी और मंत्रालय को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस। देखो मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मैकेनिज्म है, एडिशनल, सप्लीमेंट्री, बहुत सारे हैं, ठीक है, पॉइंट ये है कि आपने पैसा मांगा ना, तुम्हारी मम्मी के पास पैसे मांगने गए, ठीक है, मम्मी के पास पैसे मांगने गए, मम्मी को बोला मम्मी 50 रुपए चाहिए, क्या करोगे बेटा, मम्मी मैं मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए मैं फाइल खरीद के लाऊंगा, कलर खरीद के लाऊंगा, ग्लिटर्स चाहिए मेरे को, ब्ला ब्ला, मम्मी बोली अरे क्या मेरा बच्चा समझदार, 50 रुपए दे दिए, छोटा भाई आया मांगने, मम्मी पैसे दो, क्या करना, गुपचुप खाऊंगा, मम्मी ने उसको 10 रुपए दिए, ठीक है, बोला नहीं मम्मी 50 रुपए दो, ज्यादा खाऊंगा, मम्मी बोले नहीं 50 रुपए नहीं, 10 गुपचुप की लिमिट है 10 रुपए तक की। अब बाहर निकले दोनों भाई घर से, है ना, और बड़े वाले भाई ने अपने 20 रुपए जो है छोटे वाले भाई को प्यार प्यार में क्या कर दिया, दे दिया, 30 रुपए गुपचुप खा गया, बीमार हो गया वो। धोखा इन्होंने दोनों ने किसके साथ किया, गद्दारी कर बैठे। पार्लियामेंट से पूछा ना आपने, इस प्रोजेक्ट के लिए हमको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए, पार्लियामेंट को बताया ना पूरा प्रोजेक्ट पढ़ के, है ना, और पार्लियामेंट ही दे रही ना पैसा अंदर से निकाल के, समझ आ गया ना। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए गया है पैसा, डिमांड फॉर ग्रांट्स ना स्पेसिफिक होती है, उनको आप इधर उधर इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, ऑल्दो गवर्नमेंट के पास अपनी तरफ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनके पास अमाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, रेजिड्यूरी अमाउंट रहता है उनके पास, तो वो कर देते हैं एडजस्ट अगर कम ज्यादा होता है, और कम तो कभी पड़ता नहीं है, ज्यादा ही होता है ना, इधर उधर खा जाते हैं बात अलग है, पर पैसा काफी है, समझ रहे हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने पिछले साल कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एलोकेशन इतना किया था, इस साल का हमारा जो प्रोजेक्टेड स्पेंडिंग है इस साल का, वो टोटल एलोकेशन था, ठीक है, एलोकेशन का स्पेंडिंग होता नहीं है, बच भी जाता है कई बार,
इस बार का हमारा जो टारगेट है प्रोजेक्टेड वो है 12.22 लाख करोड़। इसका मतलब हमने क्या किया, स्पेंडिंग को बढ़ाया, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा ही रहे हैं सर, कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 11.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब पिछले साल से इस साल करीब 11.5% का क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। और इतनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, इसका मतलब हम कंसिस्टेंटली इस ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं सर, ठीक है। ये अभी वाली ग्रोथ है ना, पिछले साल का इस साल से कितना बढ़ा है सर, करीब करीब 10% बढ़ा ना सर। 3.1% ऑफ जीडीपी कंसिस्टेंट रेशियो, दिस इज ऑल्सो, ये कंसिस्टेंटली गया नहीं, अभी रिसेंटली कम हुआ है, मैंने बताया ना। 3.1% ऑफ जीडीपी, आपकी पूरी जीडीपी का करीब 3% आप क्या कर रहे हैं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं। चले, यस, हम्म, नहीं नहीं होता, नहीं होता, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, सीएफआई से निकाल रहे हैं ना तो, हाँ ये तो सीएफआई से जो निकाल रहे हो ना पैसा, वो है। इसमें ये चीज हो सकती है कि आप बजट में बता सकते हो, इन द बजट डॉक्यूमेंट you can enumerate that this much money we are putting in, this much we are expecting from the private sector, getting it। तो इतना पैसा टोटल खर्च होगा, बट उसमें से जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है वही सिर्फ आप सीएफआई से निकालोगे, रेस्ट तो बिल कम ना, ठीक है। तो आप बता जरूर सकते हो उतना पार्ट कि भैया दिस पार्ट बता सकते हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखो सर, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। तो देखो 16-17 से लेके 16-17 में करीब 1 पॉइंट कितना था सर, 6 के आसपास था, और यहां से बढ़ा है, बढ़ा 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 बढ़ा, देखो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। और अभी जो 24-25 है और 25-26 में ये कहां गया है सर, नीचे गया है। बाकी ये कंटिन्यू क्या हुआ है, बढ़ा है। तो यू कैन से कि इन लास्ट डिकेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, एक लास्ट डिकेड में कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कंसिस्टेंटली क्या हुआ है सर, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड ये है कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और नियरली डबल्ड बोल सकते हो, नियरली डबल हो गया एक डिकेड में, करीब करीब कितना था, 1.5 के आसपास है, 3 के आसपास चला गया ना। तो 17 से भी देखोगे तो 32-33 होते, तो नियरली डबल्ड इज ए ट्रू, ओके। तो कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है, चले। तो ये फैक्ट को नोट कर लेंगे कि एक तो लास्ट डिकेड में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, सेकंड ये है कि नियरली क्या हुआ है सर, डबल्ड हो गया है 16-17 से लेके 25-26 तक, ठीक है। सेक्टर एलोकेशन, अब ये जो आपने 12 लाख करोड़ रुपए दिया है, इसको कौन से सेक्टर्स में एलोकेट किया है, अभी बताया था। सबसे ज्यादा किसको दिया है सर, ट्रांसपोर्ट को, करीब 65%, 65% एलोकेशन ट्रांसपोर्ट को गया है। सेकंड पे आ रहा है क्या आपका, डिफेंस और अदर सेक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन का ध्यान रखेंगे सर, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होता है उसको यूजुअली किस में काउंट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, बट वहां डिफरेंशिएशन करके चलना। डिफेंस के अंदर आपका जो पेंशन वाला पार्ट है और आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है डिफेंस का, वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आता है रेवेन्यू अकाउंट में, और डिफेंस का जो लॉन्ग टर्म का एसेट क्रिएशन वाला एक्सपेंडिचर है वो किस में आता है सर, आपका कैपिटल अकाउंट में। कीप दिस इन माइंड, ये डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। डिफेंस के अंदर जो एक तो पहली बात तो टोटल जो डिफेंस बजट है उसका करीब 33 से 40%, 35 से 40% तो डिफेंस पेंशन है, इसी का ध्यान रखना। इसको हमने क्लास में पढ़ा है। ओवरऑल जितना डिफेंस का बजट होता है उसका करीब करीब 35 से 40% तो डिफेंस पेंशन है, ठीक है, करीब 35-40%। तो आपका जो पेंशन वाला पार्ट है और जो आपकी डिफेंस के अंदर जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स का एक्सपेंडिचर है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर किस में आता है सर, रेवेन्यू अकाउंट में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बट इसके लिए इसमें जो एसेट आप क्रिएट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म एसेट या फिर ये जो सारी चीजें आप खरीद रहे हो सर, एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो या फिर और कुछ आप समझ रहे हो, आईएनएस बना रहे हो, ये जो एक्सपेंडिचर है जो आप इसमें डाल रहे हो सर, दैट वुड बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट अलग है, रेवेन्यू में ऑपरेशनल आता है सर, बाकी किस में आता है सर, कैपिटल में आता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, डिफरेंस है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रेटेजी, तो सेक्टर एलोकेशन में ट्रांसपोर्ट को 65% पैसा मिला है, डिफेंस को करीब करीब 20-18% है, और करीब उतना ही किसके पास है, अदर सेक्टर्स का सकता है।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर 65% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. डायग्नोसिस ऑफ द इंडियाज ग्रोथ बॉटलनेक. तो ग्रोथ बॉटलनेक क्या है सर? बॉटलनेक मतलब हर्डल्स. तो जो हर्डल है इनएडिक्वेट फिजिकल कनेक्टिविटी एंड द हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. इंडिया में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा है सर, ठीक है, उसको कम करना है आपको. रोड्स एंड हाईवे को करीब देखो करीब 3 लाख करोड़ मिला है, करीब 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 2.94 लाख करोड़ रुपीस सपोर्टिंग द भारतमाला परियोजना. विनो भारतमाला, ठीक है. रूरल कनेक्टिविटी रिड्यूस द व्हीकुलर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एनहांस द रोड सेफ्टी. फैसिलिटेट इफिशिएंट गुड्स मूवमेंट. ये आपका मेजर पर्पस है सर. लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करना है मेन. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी क्या करेगा? प्रमोट करेगा. रेलवे मॉडर्नाइजेशन अकाउंट फॉर रफली टिडिंग टिडिंग करीब करीब 2.77. टिडिंग टिडिंग मतलब समझ जाओ, भावना, ठीक है. वो 3 है, ये 2.25 है, समझ रहे हो. क्या करना है? फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स सर. हाई स्पीड कॉरिडोर्स भी बना रहे हैं अपन. इलेक्ट्रिफिकेशन करना है. रेलवे में आप देख रहे हो काफी काम चल रहा है अभी, है ना. जिस रेलवे स्टेशन जा रहे हो वहां काम चल ही रहा है ना. डिफेंस मॉडर्नाइजेशन सर. और डिफेंस में करीब इतने लाख करोड़ आप खर्च करने वाले हो. स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है सर. इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. मैं बता रहा हूँ बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया, कभी नहीं आया आज तक, ठीक है. पर हाँ थोड़ा सा पेरिफेरल आता है. कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है सर? ठीक है. फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि फेडरलिज्म जानते हो ना, मोर देन वन सेंटर ऑफ पावर. वी हैव सेंटर, वी हैव स्टेट्स. एंड फिस्कल फेडरलिज्म मींस समवेयर द फिस्कल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. और उसमें हमको पता है कि जो मेन कैपेबिलिटी है रिसोर्स मोबिलाइज करने की या टैक्स मोबिलाइज करने की, वो पावर किसके पास ज्यादा है? सेंटर के पास ज्यादा है, यूनियन के पास ज्यादा है. तो वो स्टेट्स को डिवॉल्व करता है सर. हमारे पास 280 में मैकेनिज्म भी है फाइनेंस कमीशन का. बट इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देता है सर, लोन भी देता है, ठीक है. ग्रांट्स देता है, लोन भी देता है. तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो आपको 280 से आ जाती है, फाइनेंस कमीशन बता देता है कि इतना आपको डिवॉल्व करना है सर. अभी रिसेंट वाले की रिपोर्ट आ गई सर, 16 की आ गई ना, है ना. उस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे, इसी में आएगा बजट में, ठीक है. कोई चेंज नहीं किया है. डिवोल्यूशन तो 41% ही है. एक क्राइटेरिया उसमें चेंज किया हॉरिजॉन्टल वाले में, उसको पढ़ेंगे अपन, ठीक है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल असिस्टेंस स्कीम सेंटर ने चलाई है सर. उसका नाम क्या है सर? इसको पढ़ लो. स्पेशल स्कीम फॉर असिस्टेंट टू स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अंदर एक अलोकेशन डाला है 2 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए. कितना? 2 लाख करोड़ का. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलोकेट करने के लिए दिया है स्टेट्स के लिए कि हम स्टेट्स को अलोकेट करेंगे 2 लाख करोड़ रुपए. बट वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं. या तो वो लोन हो सकता है, इंटरेस्ट फ्री लोन, या फिर वो हो सकती है ग्रांट्स. ग्रांट्स मतलब एक बार दे दिया, अनुदान है, वापस देने की जरूरत नहीं है. और लोन दे दिया इसका मतलब वापस रीपे करना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट उसमें हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है. ये लोन या ये ग्रांट तभी दी जाएगी जब वो डेडिकेटेडली उस पैसे को सेंट्रल के बताए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च करेगी. और खर्च करना है कैपिटल में ही, मतलब रेवेन्यू पार्ट में खर्च नहीं करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करना है. तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट और कॉपरेशन में चल के इंडिया के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का काम करना चाह रही है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ द सेंटर एंड स्टेट शुड वर्क इन द कॉपरेशन. ओके, that's why the center have the scheme, that is a special scheme for assistant to state for the capital investment. Okay, main point is the corpus is 2 lakh crore. Okay, it would be interest free loan or the grant. It can be grant also. grant भी हो सकती है, अनुदान भी हो सकता है. to states specifically for capital projects, only for capital project ना, revenue के लिए नहीं दिएंगे. conditional on their undertaking quality infrastructure investment. Now there is a condition, this is conditional grant, it's important. Okay, एक ग्रांट होती है अनकंडीशनल. अनकंडीशनल मतलब पैसा दे दिया, मर्जी हो जा खर्च करो. कंडीशनल ग्रांट का मतलब है पैसा जिस पर्पस के लिए दिया है वही खर्च करना है, इधर उधर खर्च नहीं कर सकते. और कैपिटल के लिए ही खर्च करना है. और इसमें कंडीशनल ऑन देयर अंडरटेकिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, देयर शुड बी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. ये एक जनरल टर्म है. अब इसमें आप
किस तरीके से सेंटर जो है वो अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट कर रहा है वो स्टेट्स को बता देगा सर, है ना। तो उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा सर। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है इसके। इंसेंटिवाइज स्टेट टू प्रायोरिटाइज कैपेक्स ओवर रेवेन्यू, राज्य तो रेवेन्यू में ही लगा रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर राज्य ज्यादा करता नहीं। कोऑर्डिनेट सेंटर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है सर, दोनों की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग रहेगी। मेंटेन द एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन, ये इंपॉर्टेंट है सर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो जाता है, कभी आपको काउंटर साइक्लिक भी चलना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो उस समय पे क्या करना पड़ेगा सर, आप इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है उसको कंटिन्यू, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है किसी वजह से, उस स्लो डाउन के टाइम पे अगर आप साइक्लिक तरीके से चलोगे, देयर इज टू स्टांसेस, इधर साइक्लिक पॉलिसी और काउंटर साइक्लिक। साइक्लिक पॉलिसी मींस व्हाटएवर go with the flow, go with the flow. If economy is slowing down, then government will also slow down its expenditure part. बात समझ आ रही? Okay, that is called cyclic. Cyclic means go with the flow. So private people will reduce their spending, the government will also reduce their spending, go with the flow. This is called cyclic things. Counter cyclic policy is something, if economy is going in the left, the government will go right, and this is called, this is it's kind of buffer. ये कहीं ना कहीं एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज होता है। सो व्हेन प्राइवेट पीपल विल टेक बैक देयर और विथड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट and there is a slowdown in the economy, then government will go with the expansionary fiscal policy rather than contraction. This is called counter cyclic fiscal policy. Counter cyclic means do not go with the flow. If economy is slowing down, you will go with the expansionist policy. If economy is going up, the government will reduce its spending. Right? ये है काउंटर साइक्लिक। काउंटर साइक्लिक का मतलब है अगर इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो रही है तो गवर्नमेंट थोड़ा स्लो डाउन कर देगी अपने एक्सपेंडिचर को, अगर इकोनॉमी बहुत स्लो हो रही है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। तो गवर्नमेंट का काम बैलेंस करने का है, दैट इज कॉल्ड काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। ओके, नाउ द कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव है सर, कोऑपरेटिव का मतलब है बोथ स्टेट एंड center are cooperating with each other rather than competing. There is something called competitive federalism. Competitive federalism usually states के among होता है, कभी कभी सेंटर और स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। Both were started to compete with each other for the resources. तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव की बात नहीं कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है वो, कोऑपरेटिव की। Where center and state collaborate rather than compete in resource mobilization. Okay. By providing concessional finance, फाइनेंस सस्ता दे रहा है सर, स्पेसिफिकली इमार्क फॉर कैपेक्स, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेंटर इंश्योर दैट फिजिकल ट्रांसफर कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ रादर देन शॉर्ट टर्म कंजम्पशन। सो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म कंजम्पशन। शॉर्ट टर्म कंजम्पशन इज द रेवेन्यू पार्ट। ओके, you can stimulate your economy in such a way. If you will not increase your capital expenditure, what will happen? You are focusing more and more on the contemporary consumption demand. You are focusing on the demand side of the economy in a short sense. You are not making your policy for the medium term or the long term. Getting it? अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आप कंजम्पशन बेस्ड डिमांड पे चल दोगे, तो कंजम्पशन बेस पे फिर आप क्या कर सकते हो कि इमीडिएटली, जैसे एग्जांपल के लिए आपने जो आप सब्सिडी जो दे रहे हो, जो सब्सिडी दे रहे हो, सब्सिडी क्या कर रही है एग्जैक्टली? सब्सिडी एग्जैक्टली जो बेसिक डिमांड है इकोनॉमी की, डे टू डे वाली, उस डिमांड को उन्होंने क्या करके रखा है सर, कंसिस्टेंसी से बना के रखा है। अगर आप उस सब्सिडी को सडनली क्या कर दोगे, कम कर दोगे या बंद कर दोगे, वो उस डिमांड को डिसरप्ट कर देगा, एडवर्सली इंपैक्ट योर शॉर्ट टर्म डिमांड साइड इकोनॉमी। वो कंजम्पशन बेस को आपके गड़बड़ा देगा सर। कंजम्पशन बेस गड़बड़ाएगा, उसका सीधा रिपल इफेक्ट अदर सेक्टर्स पे पड़ जाएगा, तो पूरी इकोनॉमी में विशियस साइकिल बना देगा। ये बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म कंजम्पशन पे तो ध्यान देना है, बट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ सर। वो ग्रोथ तभी कर पाओगे जब आप कैपेक्स में इन्वेस्ट करोगे। इकोनॉमिक रैशनल क्या है सर? स्टेट्स फेस स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। वी नो दैट स्टेट हैव ए वेरी लोअर रेवेन्यू रेजिंग कैपेसिटी। स्टेट के पास तो टैक्स राइट्स भी नहीं होते बेचारों के पास, है ना। वो छोटा मोटा टैक्स लगाते हैं, पैसा होता नहीं है। थोड़ा बहुत पहले बना लेते थे 3-5 करके, अब जीएसटी लगा के वो भी बंद कर दिया आपने, है ना। तो लिमिटेड एक्सेस टू द लॉन्ग टर्म बोरोइंग एट द फेवरेबल रेट्स, ये भी समस्या है सर। स्टेट की जो बोरोइंग होती है वो सेंटर पे डिपेंड करती है सर, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करता है तो एफआरबीएम एक्ट के अंडर भी उसके ऊपर कंस्ट्रेन है ना। तो वो उस कंस्ट्रेन से बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है सर, वो ब्रीच कर नहीं सकता।
वो ब्रीच से अगर बचना है तो ये गवर्नमेंट की स्कीम जो है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम, ये उसके लिए अच्छी है, क्योंकि यहां से उसको कैपेक्स के लिए पैसा भी मिल जाएगा और उसका जो एफआरबीएम का टारगेट है वो भी ब्रीच नहीं होगा। ठीक है सर। एफआरबीएम कंस्ट्रेंट्स, states receive resource for productive investment without breaching the fiscal deficit limit। सर एफआरबीएम की जो डेफिसिट लिमिट है उसको भी क्रॉस नहीं करेंगे और उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा सेंटर से। इट्स ए गुड पॉइंट, स्टेट्स को यही तो चाहिए सर। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट है, देखो फिस्कल फेडरलिज्म बैलेंसिंग द ऑटोनॉमी भी है। सेंटर पैसा दे रहा है बट सेंटर ने सिर्फ कंडीशन यही रखी है कि आप जो है इस पैसे को कैपेक्स में खर्च करो। पूरा का पूरा सेंटर अंदर जाके पेनिट्रेट करके नहीं बता रहा है कि कहां खर्च करोगे, इसी सेक्टर में करो, उसी में करो, इसका रोड ही बनाना, इसका यही करना, नहीं ऐसा कुछ। उसने बोला कैपेक्स में खर्च करना। इट मींस पैसा दे रहा है सर, फिजिकली फेडरलिज्म हो रहा है और उसके साथ उसने ऑटोनॉमी को भी क्या किया, बैलेंस किया कि स्टेट जहां खर्च करना चाहे बट खर्च उसको कैपेक्स में करना है। समझ गए सर? ये देखो सर, ये ट्रेंड है, सेक्टर वाइज ट्रेंड है, रोड, रेल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा हो रहा है। तीनों में आपको रोड हाईवे में सबसे ज्यादा दिख रहा है। ये कैपेक्स लाख करोड़ में सबसे ऊपर कौन है सर? रोड हाईवे है, फिर रेलवे है और फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये आपको तीनों में पता चल ही रहा है कि रेलवे में खर्चा जो है वो रोड से कम ही हो रहा है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में तीनों में सबसे कम हो रहा है सर, क्योंकि ये एब्सोल्यूट अमाउंट की बात कर रहा है, लाख करोड़ में। रट्टा नहीं मारना है ना, सिर्फ ट्रेंड समझना है। रट्टा ऐसे मारने लगोगे तो ऐसे 300-400 ग्राफ है इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों। ठीक है, हो गया, चमक गया सर। मैक्रो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होगा सर इसका, कैपिटल, सस्टेन कैपिटल का? काउंटर साइक्लिक स्टेबलाइजेशन, अभी बताया सर। क्या होता है काउंटर साइक्लिक? काउंटर साइक्लिक मतलब साइकिल से उल्टा चलना। तो काउंटर साइक्लिक में क्या होगा सर? गवर्नमेंट कैपेक्स एक्ट एज एन इकोनॉमिक स्टेबलाइजर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वीक होता है, और वो कब होता है यूजुअली? वही स्लो डाउन के टाइम में होता है सर, है ना? जब आप, क्या होता है सर, विशियस साइकिल बनने लगता है। तो उस समय गवर्नमेंट का अगर एक अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं कैसे चलेगा सर? काउंटर साइक्लिक चलेगा, कि साइकिल उल्टा जा रहा है बट उसको वो क्या कर रहा है सर? बैलेंस कर रहा है। When businesses reduce capital spending due to the uncertainty or the weak demand expectation, public capex prevent a downward spiral by maintaining the aggregate demand। समझ गए सर? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा सर, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगा तो गवर्नमेंट कैपेक्स को यूज करके उस इन्वेस्टमेंट को क्या रखेगी सर? बैलेंस रखेगी, तो ओवरऑल डिमांड का डायनेमिक्स आपके एडवर्स नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड काउंटर साइक्लिंग स्टेबलाइजेशन। ओके, आपने तो डिसाइड कर लिया इतना करना है, अब आपके पास स्कोप है आगे ये करने का। समझ आ रहा है? इट्स नॉट कि काउंटर साइक्लिक ही चलेगा, ये तो काउंटर साइक्लिक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है आपके पास। बात समझ आ रही है? कि क्योंकि आपने भाई पैसा तो अप्रूव करवा लिया ना, अब आपने बता भी दिया यहाँ खर्च करेंगे, अब आप उसकी इंटेंसिटी कैसी रखोगे, दैट डिपेंड्स। ठीक है, क्राउडिंग इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंप्रूव कनेक्टिविटी, एक्सपांड द मार्केट एक्सेस। ज्यादा बेटर मार्केट की एक्सेस होगी सर, शहर से गांव कनेक्ट रहेगा, शहर से शहर कनेक्ट रहेंगे। इजी ट्रांसपोर्टेशन है सर, गुड्स की, फ्रेट की, क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन इजी है। रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट रिस्क, रिस्क भी कम हो जाता है ना? तो क्राउडिंग इन करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा सर, लेबर इंसेंटिव है, कंस्ट्रक्शन फेज में ही वो तो बहुत सारी जॉब जनरेट कर देगा, है ना? कोई बताया था ना, रोड बिल्डिंग, सीमेंट वगैरह सबका डिमांड होगा सर। डेमोग्राफिक डिविडेंड स्ट्रेटेजी के लिए भी जरूरी है, इतने बेरोजगार घूम रहे हैं आसपास, काम दो सबको। क्या दो? काम। पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा घूम रहे हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा है बेरोजगार नहीं है, देख लेना। कारण पता है क्या है? जो पढ़ा लिखा है, अब जैसे जो 12th पढ़ लिया है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, अब उसको बोल रहे हो जॉब ओपनिंग निकली है, बोले कहाँ निकली है? बोले कंस्ट्रक्शन साइट पे पत्थर डालना है। बोलते हैं आर यू इडियट? मैं शेक्सपियर को पढ़ने वाला हूं, मैं वहां पत्थर डालूंगा? ठीक है, वो मेरे स्टेटर को सूट नहीं करती वो जॉब, तो घर पे रहेगा, है ना? तो घर वाले पूछेंगे अब आपके स्टेटर को क्या सूट करता है, तो बोलेगा गिव मी सम सोफिस्टिकेटेड जॉब। तो बोले भैया जॉब नहीं है, ईरान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, बम फोड़ने का तो मिल जाएगा जॉब, तो जॉब नहीं है सर। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको आपके जॉब मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द जॉब मार्केट।
ठीक है, ऐसा एआई की बात करते हैं ना, एआई विल डिस्ट्रॉय द जॉब, एआई जॉब डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, एआई बहुत जॉब्स क्रिएट करने वाला है। ठीक है, बस ये है कि दो टाइप के लोग रहेंगे। ठीक है, एक जो एआई को जानते होंगे, एक एआई को नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो पीपल हु नो द एआई विल गेट द जॉब, पीपल हु डोंट नो द एआई विल नॉट गेट द जॉब। ठीक है, तो ये जॉब मार्केट डिस्ट्रप्शन तो होने वाला है उसमें आने वाले टाइम में, है ना। आगे आगे मुझे लग रहा है 5 साल से भी कम में डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। अभी 1-1.5 साल में मुझे लग रहा है काफी कुछ बदल जाएगा, काफी कुछ बदल जाएगा। तो अपने आप को तैयार रखो। ठीक है, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया ना, किस किसने देखा? कोई हुआ जान पहचान वाला सेलेक्ट? नहीं हुआ? अच्छा। हम्म। तो फर्स्ट रैंक किनकी आई? अनुज अग्निहोत्री, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से तो हर साल आ ही जाते हैं, काफी लोग आ जाते हैं। वो राजस्थान से नहीं है जितना मुझे पता है, ही इज फ्रॉम आई थिंक यूपी, बट राजस्थान में जो रावत भाटा में पावर प्लांट है ना, उसमें आई थिंक उनके फादर पोस्टेड है, और वो पहले से सर्विस में डानिक्स में है आई थिंक, पहले से दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विस में। मतलब पिछले साल क्लियर हो गया था एग्जाम, इस साल रैंक इंप्रूव करने के लिए दिया था, तो रैंक काफी इंप्रूव हो गई। 1 ही आ गई। ठीक है, अच्छा है। वो पहली बार मैं फोटो देखा तो मुझे लगा वो है एक एंकर, नहीं है शुभांकर मिश्रा। मैंने कहा भाई मिश्रा जी ने एग्जाम दे दिया क्या पता पत्रकारिता में मजा नहीं आ रहा हो। फिर नीचे नाम देखा तो मैंने कहा नहीं, अग्निहोत्री, समझ रहा हूँ। हाँ। ये ठीक है, बढ़िया बात है। छत्तीसगढ़ के भी काफी लोग सेलेक्ट हुए, 5-6 लोग सेलेक्ट हुए, 5 हुए, 5 लोग हैं। एक तो आई थिंक 35 रैंक पर है, अग्रवाल कोई है ना? और एक हमारे डायमंड करके भी है कोई, वो डीएसपी है पहले से। हाँ, बस्तर अस्तर में कहीं पोस्टिंग है, डीएसपी है ना, वही है ना, डायमंड करके वो डीएसपी है ना आई थिंक। हाँ। हाँ, गजब। सर्विस में रहते हुए यूपीएससी क्लियर कर लेना इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ कॉफी। यस, हाँ मतलब टी। भावना, आई लव कॉफी, आई डोंट ड्रिंक समटाइम्स। चलो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो करेगा ही सर। ठीक है, चले, ये देखो आ गया, ढूंढू आ गया। आर ई सीओ रेशियो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो। देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो ऊपर दिख रहा है ना, छोटू छोटू सा, ये आपका कैपिटल है। तो ये तो हमको दिख रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सर। ठीक है, ये आप देखो आरईसीओ का रेशियो, और कैपिटल बढ़ रहा है, ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, और ये इन दोनों का रेशियो कितना रहा है? 4.41%, करीब करीब 4.4% आ रहा है। इसको हमको क्या करना है? ढूंढू, कम करना है। ठीक है, क्योंकि हमको इसको कम करना है ना, और इसको बढ़ाना है, इसको ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, ये देखो मुझे संभावना कम लगती है कि इससे प्री में सवाल आएगा, पर अगर ये बात आपको पता है, और अगर आप मेंस के किसी आंसर में आपको जरूरत पड़े और आप लिख लोगे, ठीक है, तो फिर आप अतुल अग्निहोत्री से भी बढ़िया रैंक ले आओगे। अतुल नाम था, क्या नाम था? अनुज अग्निहोत्री। अरे कोई बात नहीं है। अरे तुमको क्या लग रहा है, हल्का प्रदर्शन नहीं। अरे तो मैं उस साल की रैंक की बात कर रहा हूँ ना, पिछले साल की। पिछले साल उनकी जो रैंक आई थी उससे बेटर ले आओगे, इस साल वाली से क्या ही बेटर लाओ। समझ गए सर? गुड आइडिया, इट्स गुड आइडिया। चले, लुक एट दिस, द एंड ऑफ फिजिकल डेफिसिट टारगेटिंग एरा। ये लास्ट ईयर हो गया था सर, क्योंकि हम फिजिकल डेफिसिट के टारगेट के बेस पे अब नहीं चलते। बजट का हमेशा एक टारगेट, गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए ना कुछ ना, तो वो टारगेट पहले फिजिकल डेफिसिट होता था कि इसको कम करना है। देखो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर ट्रेडिंग 26 तक आ रहा है। हम देखो करीब फिजिकल डेफिसिट हमारा जो करीब है फाइनेंशियल ईयर 04 में कितना चल रहा था? 4.3। ये 04 ऑप्शन क्यों लिया इसने? 04 से कंपेयर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसी समय एफआरबीएम आया था। ठीक है,
तो आप देखो 4.3 आ रहा है, उससे अपने 8 में 2.5 कर दिया था, फिर बढ़ा सर, फिर कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, ये कोविड के टाइम पे छपड़ फाड़ के करीब 9 चला गया, करीब करीब 9.2 समथिंग कुछ था उस समय, बहुत ज्यादा था, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा था ना, खर्च ही हो रहा था, डेफिसिट ज्यादा रहेगा। फिर आपने क्या किया, वापस कम किया, तो मतलब 4 के आसपास तो आपका चलता ही है वो, अभी भी करीब करीब 4.3 के आसपास स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है सर, एस्टिमेटेड है वो, ठीक है, परफेक्ट डेटा नहीं है, करीब 4 के आसपास है। पर अब गवर्नमेंट उस पर ध्यान ध्यान देती है, बट वो की एंकर नहीं है। की एंकर अब जो है, आपने क्या कर दिया, स्टार्ट ऑफ न्यू एरा, 50% डेट टू जीडीपी रेशियो बाय FY31। आप अपने फाइनेंशियल ईयर 31 तक जो आपकी डेट टू जीडीपी का रेशियो है, उसको आप कितना करना चाहते हो सर, 50%। अभी वो करीब कितना चल रहा है, 55.6 चल रहा है, इसको रिड्यूस करना है आपको, ठीक है। ये कोविड से पहले 50 से कम ही था, कोविड के टाइम 61। डेट टू जीडीपी बता रहे हैं अभी क्या होता है, अभी जो की एंकर है वो डेट टू जीडीपी है, इसका ध्यान रखो सर, डेट टू जीडीपी। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, तो सिंपल ही डालते हैं। टेस्ट टेस्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए ना। चलो इसको बताओ जल्दी से। सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्राइमरी रेफर्स टू सब्सिडी पेमेंट, नो। सैलरी पेमेंट, नो। क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट, यस। इंटरेस्ट पेमेंट, नो। ये तो हम क्लास में पढ़ लेते हैं, इसका बताओ। ये तो अभी है यार, अभी बताया था, ट्रांसपोर्ट। ऐसे क्वेश्चन होते हैं पता है, इतने सिंपल सिंपल। कब, जब क्लास में करते हैं तो। करंट अफेयर्स वाला टेस्ट दिया था, कितने लोगों ने दिया था, मार्क्स किन किन को पूछ चुका हूं मैं, कुछ ठीक। कितना आए थे, हाँ कितना है सुप्रिया जी, चेक नहीं किया था, हाँ साहू जी, वेरी नाइस। 36, ठीक ही है, 50 में से नहीं। मैं 50 में समझ रहा था, 100 में से। तो माइनस तो उधर भी होती नहीं, यूपीएससी में नहीं करते क्या, हाँ बताओ। हाँ इसको बताओ। फिर कल करेंगे सेकंड सेक्शन को, आज थोड़ा समय लगाया, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, आज इस मौसम में सी लगी कैसी है, अगर a higher share of capital expenditure in GDP generally implies rising fiscal deficit automatically। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, ठीक है, पहली बात तो ऑटोमेटिकली आके गलत हो रहा है, पर राइजिंग फिजिकल डेफिसिट को सोचो थोड़ा। अगर ओवरऑल जीडीपी के अंदर, जीडीपी आपका जितना है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जितना आप क्रिएट कर रहे हो ना, उस क्रिएशन का के अंदर सर्टन परसेंटेज, जीडीपी का सीधा संबंध नहीं है कैपिटल क्रिएशन से, ध्यान से सुनना इसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो आपकी जीडीपी क्या होगी सर, पॉसिबल टाइम पे बढ़ सकती है, इमीडिएटली इंपैक्ट दे जरूरी नहीं है, वो पेरिफेरल इंपैक्ट देगी, नो डाउट अबाउट इट, पर जस्ट थिंक अबाउट इट, वो कह रहा है अ हायर शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन जीडीपी। क्या होगा उससे, आपकी जीडीपी के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर ज्यादा है,
राइजिंग फिजिकल डेफिसिट ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, डेफिसिट कम हो जाएगा क्या अपने आप? फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है सर? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर में से, टोटल रिसीट में से कुछ तो घटाओगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, कहा बोल रहे हो? क्या होता है फिजिकल डेफिसिट? राजकोषीय घाटा। हाँ हाँ हाँ, बोरोइंग्स को माइनस कर देते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो? डेट क्रिएटिंग एसेट है उसको हटा देंगे, है ना, डेट क्रिएटिंग को हटा दो, वो बनेगा फिजिकल डेफिसिट। बाकी फिजिकल डेफिसिट में है क्या? ओवरऑल रिसीट और ओवरऑल एक्सपेंडिचर ही तो है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइनस ओवरऑल रिसीट। अब मुझे बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जीडीपी में ज्यादा होने से फिजिकल डेफिसिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी पढ़े नहीं हो? नहीं पढ़े हो ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुच्छ है, स्मॉल पोटेटो। इकोनॉमी पढ़ लोगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। माइक्रो या मैक्रो, सही इंसान से पढ़ना हो। बोलो बोलो। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो डेफिसिट बढ़ेगा। यही है तो गलती करते हैं हम लोग, यही है गलती करते हैं, यही है, यही है, समझते हो? यही मतलब यहीं पे गलती करते हैं। सोचो, थोड़ा सोचो, बेसिक्स पे सोचो, बिल्कुल बेसिक्स पे। आपकी जीडीपी के अंदर आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर बढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। सीधा इंपैक्ट दिख रहा है क्या कुछ? हाँ, नहीं है डायरेक्ट रिलेशन, इवन न्यूट्रल भी हो सकता है। थिंक अबाउट इट, यू विल गेट टू नो। फोटो बना के सोचो इसको। हम्म। किसने बोला कैपेक्स बढ़ा रहे हैं? फिर से पढ़ो अच्छे से। हायर शेयर का क्या मतलब है? पहले 3% था, अब कितना हो गया है? 3.5% हो गया, 4% हो गया, हो गया। तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ इंक्रीज। ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पॉसिबली डिफिसिट बढ़ सकता है, संभावना है। तो फिर इसको गलत कैसे किया आपने एक? ऑटोमेटिक आया इसलिए गलत कर दिया। ठीक है, राइजिंग फिजिकल डेफिसिट ऑटोमेटिकली, संभावना है। इंक्रीज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बढ़ सकता है, कैसे? तो ये इमीडिएट कंटेक्स में हो जाएगा, जेस्टेशन रहेगा, टाइम लगेगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ पुश, ये तो सही लग रहा है। रिड्यूस टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन के रिडक्शन की बात तो नहीं लग रही है। आंसर तो इसका सी होना चाहिए। ठीक है, ए की क्या संभावना है? पढ़ो उसको।
Higher capex to GDP ratio indicates government prioritization of investment in the productive asset over the current consumption. This suggests an infrastructure-led growth strategy. The fiscal deficit outcome depends on revenue mobilization, not just expenditure composition. That's also important. आपका जो फिजिकल एक्सपेंडिचर है ये भी तो हो सकता है कि वो रेवेन्यू वाले पार्ट को एडजस्ट करके कैपिटल में ले जा रहे हो, तो ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट तो चेंज ही नहीं होगा। यही बात मैं शुरू में बता रहा था आपको कि मे भी चेंज ना हो, कि वो इधर से उधर ही ले जा रहा हो, मे बी एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं दे रहा हो, तो ऑलवेज राइज करेगा कि पॉसिबिलिटी नहीं, और ऑटोमेटिकली करेगा ये तो ज्यादा गलत हो गया, समझ गए? क्योंकि उसका एक डायनेमिक्स नहीं है, सिर्फ उसकी 2-3 डायनेमिक्स है, उसका रेवेन्यू वाला डायनेमिक्स भी तो है। ठीक है, चलिए सर, चलो इससे आगे अपन कल करेंगे, ये डेट टू जीडीपी से कल पढ़ेंगे, कल थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो वैसे तो बजट पूरा इकोनॉमी चलेगा फिर। नहीं, अभी है दिस वीक ओनली, इस वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे। चलो बाय बाय।